बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं आज। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, A3। और थॉमस टूल इनकॉर्पोरेशन वाज ऑर्गेनाइज इन जनवरी 1991। ये कंपनी है जो कि ऑर्गेनाइज हुई है जनवरी 1991 में। द कॉरपोरेशन इशूड एट $18 पर शेयर। कंपनी ने इशू किए हैं, कितने का इशू किया है? 18 पर शेयर, 1/2 ऑफ इट्स 100,000। ये जो 100,000 है इसका 1/2 यानी 50,000 शेयर्स इशू किए हैं। अथोराइज्ड शेयर ऑफ 2 कॉमन स्टॉक, जो उनको अथोराइज दी गई है, परमिशन दी गई है कि 1 लाख शेयर आप इशू कर सकते हैं। उस 1 लाख शेयर में से 50,000 शेयर इशू किए हैं। $18 का एक शेयर इशू किया है और उसकी जो पार वैल्यू है वो 2 है, $2 है। इसका मतलब पार वैल्यू से जितने ज़्यादा पैसे आपने लिए हैं, पार वैल्यू है $2, आपने रिसीव किए हैं 18, इसका मतलब जो 16 है वो आपका एडिशनल पेड इन कैपिटल होगा। On January 2, 1992, the company sold at par the entire 10,000 authorized share of 50 per value 8% cumulative preferred stock। कंपनी को 10,000 प्रेफर्ड शेयर्स इशू करने की परमिशन थी और उन्होंने वो सारे के सारे शेयर कर दिए और सारे के सारे इशू कर दिए और 50 पर डॉलर इशू किया है और उसके ऊपर 8% आपने डिविडेंड देना। ये जो प्रेफर्ड स्टॉक से पहले की परसेंटेज होती है या अमाउंट होती है, वो उसके डिविडेंड की परसेंटेज या अमाउंट होती है। On January 2, 1993, the company again needed money and issued 5,000 shares of an authorized of 20,000 shares of 11 no par cumulative preferred stock at a total of 518। कंपनी ने 5,000 शेयर इशू किए हैं। इस दफ़ा जो शेयर इशू किए हैं वो हैं क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक के, ठीक है जी। और 9 पार है और $11 यानी इस प्रेफर्ड स्टॉक पे जो डिविडेंड दिया जाएगा वो $11 पर शेयर या पर स्टॉक दिया जाएगा। द कंपनी सफर्ड लॉसेस एंड पेड नो डिविडेंड ड्यूरिंग 1991 एंड 1992, reporting a deficit of 200,000 at the end of 1992. During 1993, combined the company earned total 800,000. Dividend of 1.5 per share were paid on common stock in 1993 and 3 per share in 1994. Prepare the stockholder equity section of the balance sheet at December 31st, 1994. Include a separate supporting schedule showing your computation of retained earning or deficit at this balance sheet। तो इस क्वेश्चन में जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, दो किस्म के आपने प्रेफर्ड स्टॉक इशू किए हैं। एक वो किए हैं जिनके ऊपर 8% डिविडेंड है और एक वो है जिनके ऊपर 11% डिविडेंड है। उसके अलावा आपने 50,000 कॉमन स्टॉक कॉमन शेयर इशू किए हैं और वो 18 पर शेयर इशू किया है और उसके ऊपर उसकी जो पार वैल्यू थी वो 2 थी। तो इसका मतलब जो एडिशनल है वो 16 पर शेयर है, वो आपका एडिशनल पेड अप कैपिटल आ जाएगा। तो अब हम इसकी कंपटीशन पहले कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसका बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बना लेंगे। 14A3, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के बैलेंस शीट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कंपटीशन ऑफ retained earning at 31st December 1994। सबसे पहले जी 1992 और 1991 और 1992 में जो है वो लॉस था, इसलिए कोई आपने और डेफिसिट आपने रिपोर्ट किया था। तो आप लिखेंगे जी
डेफिसिट एट 31 दिसंबर 1992, जो डेफिसिट था वो 200,000 का था, मतलब लॉस था। उसके बाद आपने अगले 2 सालों में नेट इनकम अर्न की, तो आप लिखेंगे जी ऐड नेट इनकम, जो कि आपने 1993 और 1994 में कलेक्टिव इनकम थी आपकी 800,000 की। तो लॉस में से इनकम माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाती है नेट इनकम। ठीक है, अब इसमें से हम सारे डिविडेंड माइनस करेंगे, तो डिविडेंड 3 तरह के माइनस होंगे। प्रेफर्ड स्टॉक पे 2 डिविडेंड हैं और एक कॉमन पे है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी डिविडेंड ऑन 8% प्रेफर्ड स्टॉक, जो 8% है उनके ऊपर डिविडेंड आपने, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि क्यूमुलेटिव वो होते हैं कि अगर आपने एक साल डिविडेंड ना भी पे किया होगा तो नेक्स्ट ईयर आपको कंबाइंड डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो मतलब आपको डिविडेंड पे करना है 1992 का, 1993 का और 1994 का। तो डिविडेंड बनेगा कितना, वो ये बनेगा जी 40,000 और 50 का एक शेयर है, और इस सारी अमाउंट पे 8% डिविडेंड बनेगा। क्योंकि 1992 में आपने कोई डिविडेंड नहीं दिया, ये अमाउंट बनती है वैसे 40,000, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। 1992 में आपने 2 ईयर का डिविडेंड पे किया है, तो ये आ जाएगा 80,000, यानी 40 और 40, और 1994 में सिर्फ एक साल का ही डिविडेंड आएगा। बेसिकली 92 में भी 40 आना था, 93 में भी 40 आना था और 94 में भी 40 आना था, बट क्योंकि इस साल लॉस था, आपने डिविडेंड पे नहीं किया, तो इस साल का डिविडेंड आपने जाके यहाँ पे कर दिया, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक था, तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद फिर आप लिखेंगे जी डिविडेंड, दूसरे तरह के जो आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक हैं वो हैं जी डिविडेंड ऑन $11 प्रेफर्ड स्टॉक। तो मैंने वो कहा था कि प्रेफर्ड स्टॉक से पहले परसेंटेज हो या अमाउंट हो तो वो डिविडेंड की अमाउंट होती है। तो यहाँ पे भी आपने ये डिविडेंड पे करना है, तो ये भी हो जाएगा 1993 का और 1994 का। इसमें 91 और 92 नहीं है, क्योंकि ये हमने इशू ही 93 और 94 में किए हैं। तो इसके ऊपर हमने 5,000 शेयर्स इशू किए हैं, और एक शेयर के ऊपर आपने $11 जो है वो डिविडेंड पे करना है। तो ये आपके पास 1993 का भी 55,000 आ जाएगा और 1994 का भी 55,000 आ जाएगा। देन अब आपकी बारी आ जाएगी जी कॉमन स्टॉक की। जो कॉमन स्टॉक के ऊपर आपने डिविडेंड पे करना है वो भी आपके पास था 1993 और 1994। तो यहाँ पे आपने 1993 में गिवन है क्वेश्चन के अंदर के 1.50 पर शेयर आपने डिविडेंड पे किया है, और आपको पता है कि आपने 50,000 शेयर्स जो हैं वो इशू किए हुए हैं। और 1994 में आपने जो डिविडेंड दिया है वो 3 पर शेयर दिया है, और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने इशू किए हुए हैं 50,000। तो ये आपके पास आ जाएगा 75,000 और ये आपके पास आ जाएगा 150,000। अब इसके बाद हमारे पास देखते हैं कि कोई इनकम बचती है या नहीं। तो सबसे पहले आप ये 120,000 माइनस करेंगे, फिर उसके बाद ये 110,000 ये भी माइनस होगा, क्योंकि डिविडेंड तो सारे का सारा माइनस होना है। उसके बाद ये कॉमन स्टॉक वाला भी 2,25,000। तो ये आपने 600,000 में से ये तीनों वैल्यूज़ माइनस करेंगे, तो जो आपके पास आंसर एंड पे बचेगा रिटेन अर्निंग का, डेट इज़ 145,000। तो आप लिखेंगे, यही आपने कैलकुलेट करना था, रिटेन्ड अर्निंग एट 31 दिसंबर 1994। अब हम जो ऊपर छोड़ा है उसको वहाँ पे जाके इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पे आप नेम ऑफ कंपनी लिखेंगे जो भी था, टूल, यहाँ पे आप लिखेंगे जी पार्शल
पार्शली कह लें, या बैलेंस शीट, क्योंकि सिर्फ आपने एक हिस्सा उसका लिखना है तो फिर हम पार्शली लिख लेते हैं। और ये है एज ऑन 31 दिसंबर 1994। तो सिर्फ स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बनना है और कुछ नहीं बनना। तो स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में आपने कैपिटल लिखना होता है, स्टॉक होल्डर इक्विटी, और जो आपने कैपिटल लिखना है वो आपका कैपिटल जो है वो एज इट इज़, 3 तरह के कैपिटल हैं आपके पास। 8% क्यूमुलेटिव डिविडेंड है, प्रेफर्ड स्टॉक है, 11 क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है और कॉमन स्टॉक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी 8% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। तो ये थे आपके पास 5000 शेयर्स हैं एट 50 पार, उसकी जो पार वैल्यू है, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी आपके पास 500,000। एक अमाउंट आपके पास ये आ गई। उसके बाद था $11 क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है आपके पास, और ये नॉन पार हैं, यानी इनकी कोई पार वैल्यू नहीं है। तो ये आपने जितने इशू किए थे उसकी कलेक्टिव अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी कि आपने ये 5000 शेयर्स इशू किए थे, यानी ये 5000 शेयर्स आपने इशू किए थे और इनकी जो भी वैल्यू थी वो 518,000 आपको क्वेश्चन में टोटल गिवन थी। देन थर्ड टाइप ऑफ आपके पास जो है वो है कॉमन स्टॉक। 2 प्रेफर्ड थे और तीसरा आपके पास कॉमन स्टॉक था। तो कॉमन स्टॉक में जो है वो आपके पास थे कि आपने 50,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर की पार वैल्यू जो है वो $2 थी। तो इसलिए जो उसकी वैल्यू आ गई, और कैपिटल को हमेशा पार वैल्यू पे लिखते हैं, उससे ऊपर जितना पैसा रिसीव करते हैं वो एडिशनल पेड इन कैपिटल में आता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एडिशनल पेड इन कैपिटल, और ये जो सारा आपने रिसीव किया है ये बेसिकली कॉमन स्टॉक पे किया है। तो वो आपके पास कितना है कि 50,000 शेयर्स थे और एक शेयर के ऊपर 16 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा रिसीव किए, तो वो आपके पास आ गया 80,000। उसके बाद थर्ड आपके पास जो फोर्थ आएगी डैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस। तो वो आपने कैलकुलेशन में किया हुआ है और वो आपके पास है 45,000। तो जो टोटल आपके पास स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन हो जाएगा डैट इज़ 20,63,000। ये आपके पास आ जाएगी टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी। तो क्वेश्चन नंबर B3 बिल्कुल सेम है और आपने उसको करना है, और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।